बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। हुकूमत के सामने इमरान खान के जो चैलेंजेस हैं वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत हमें फोकस भी नज़र आती है कि वो माशी लिहाज से जो उनको दरपेश चैलेंजेस हैं उनको भी आगे बढ़ाए। आज एक बार फिर इमरान खान ने जाहिर है पुरानी बातों की तरह वही बातें दोहराई, वही बातें की। रावलपिंडी के जलसे में एक अहम बात उन्होंने ये की कि वो तमाम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, यानी सूबाई असम्बलियों से वो बाहर आ रहे हैं। ताहम वो इस मामले में मुशावरत जारी रखेंगे। उनके इस फैसले से क्या सियासी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि उनकी जो सियासत है यानी तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो इस वक्त ऐसा लगता है कि मुल्क में एक अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। अगरचे कि ये उनका एक सियासी हरबा ही है, लेकिन जाहिर है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके पास भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने देखा कि इमरान खान ने जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू किया था, आज जैसे इस जलसे पर उसका अख्तिताम हो रहा है, उन्होंने मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात थे वो हुकूमत पर भी लगाए, इदारों पर भी लगाए। मुख्तलिफ जो उनके इल्ज़ामात हैं वो सामने आए, उसका भरपूर फ़ायदा भारत के मीडिया ने भी उठाया और इसी वजह से उनकी अपनी सियासत पर भी सवालात उठाए गए कि वो तो गोया दुश्मन की ज़ुबान बोल रहे हैं। ये तो एक सियासी चैलेंज है इस हुकूमत के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत मुतहर्रिक नज़र आती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्किया में हैं, उनका 2 रोज़ का तुर्किया का दौरा था। दिफाई लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी इस दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है। वहाँ पर PNS खैबर के तीसरे जहाज़ की जो लॉन्चिंग थी वो हुई और इसके साथ साथ आज कई अहम माशी मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। आज तुर्किया के सरमायाकारों से भी उन्होंने मुलाकात की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब भी बहुत से शोबों में शराकत दारी और ताउन हो सकता है और तिजारती हजम को बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले कि हम इस पर बात, आज की जो उनकी मसरूफियात थी वज़ीर आज़म की, उस हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्तांबुल में तुर्किया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मिसाली दोस्ती है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे के इस्तेदाद से फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने तुर्क सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि उन्हें पाकिस्तान में किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमायाकारों को दावत दी कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। इस सिलसिले में जल्द इस्लामाबाद में खुसूसी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। We have signed a memorandum of agreement to enhance our trade volume from a very small amount, paltry amount of billion and a half to $5 billion in the next 3 years. So let's resolve and let's commit today that we will do everything to achieve this target in 3 years, rather double it in 3 years. वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम की महंगी मसनूआत की दरामद में कमी लाने की गरज से हुकूमत ने मुल्क में 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा करने का मंसूबा बनाया है। तुर्किया समेत दूसरे दोस्त मुल्कों के ताउन से मंसूबे को कामयाब बनाएंगे। Today's my main message to all of you is that we have a plan of 10,000 megawatts of solar projects we have devised for investments in Pakistan. You will invest, get very nice profits, and we will benefit getting energy from the sun. Please come. I am going to arrange complete discussion over there, and we will only open the doors of the rooms once we have come to a firm and concrete understanding of everything. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दूसरे आलमी उमूर पर यकसां मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्किया में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़ियात में जानी नुकसान पर तुर्क हुकूमत और अवाम के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। The terrorists have no religion, they are not human beings, and they belong to no one's land. The entire peace-loving community should act together against them. Turkey has been victim of terrorist attacks like Pakistan, and we are very happy to note that Turkish strength to fight this menace cannot be taken lightly. So we share your grief, your pain, as much as Pakistan suffered for long years. We believe in peaceful means and peaceful instruments to promote progress and prosperity
and that has to be the world order. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब में मुतासरीन के लिए इमदाद पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और तुर्किया के अवाम के शुक्रगुजार हैं। तुर्किया ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान की मदद की है। रिपोर्ट आपने देखी और आज जो पाकिस्तान के अंदर सियासत में पेशरफ्त हुई है उस पर बात करने के लिए मेहमानों का तारुफ मैं करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल भट्टी। सोहेल, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, आज इमरान खान ने कहा है कि हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, ताहम वो इस बारे में मुशावरत करेंगे। आपको लगता है कि इससे कोई पाकिस्तान की सियासत पर असर पड़ेगा? खान साहब कोई ये नई चीज़ नहीं कर रहे, ये तो सियासत कितने महीनों से कर रहे हैं। पहले वो कौमी असम्बली से बाहर आ गए, हालांकि उनके पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी वहाँ पे मौजूद है और असम्बली के अंदर वो बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये कौन सी जमहूरी नाम्स हैं जिससे वो नेशनल असम्बली से बाहर आ गए। और हम बार बार उनको इन्वाइट भी कर रहे हैं कि आएँ और अपना रोल प्ले करें, वहाँ पे जो डिस्कशन है वहाँ पे करें। आज उन्होंने ये कहा कि हम क्योंकि एक महीने से ज़्यादा से वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उनका लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ है। उन्होंने तो कहा था कि एक लोगों का समुंदर होगा जो कि इकट्ठा होगा और पता नहीं कितने कितने उन्होंने अपने दावे किए थे। तो आज वो सारी चीज़ें सामने आ गई। लोगों ने उनके बयानियों को मुस्तरद कर दिया क्योंकि लोग मुल्क की देख रहे हैं कि मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किल और नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये पॉलिटिकल टर्माइल हो रहा है कि अगर आप आपस में बैठ के बजाय कि इससे नाजुक मौके पे हम सब मिलजुल के एक चार्टर ऑफ इकानमी की बात करें या मशवरा करें कि मुल्क को आगे कैसे चलाना है, बदस्तूर पॉलिटिकल टर्माइल जारी रखा गया। और आज ये जो बात की गई है कि हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे, तो ये तो सारे का सारा आप आईनी तरीक़ाकार को ही ख़त्म कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या इससे क्या हासिल होगा। हाँ ठीक है, KPK की असम्बली से उनकी मेजॉरिटी है, वो कर सकते हैं, उसको तो वो तामील कर सकते हैं असम्बली को, उसमें नए इलेक्शन हो जाएंगे अगर KPK की असम्बली से वो बाहर आएंगे तो। लेकिन पंजाब में मुझे नहीं लगता क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है और वो पंजाब में से अगर निकल भी जाएंगे तो इस तरह जिस तरह आज वो कौमी असम्बली में नहीं है और कौमी असम्बली चल रही है, उसने अपना टेनोर 5 साल का कौमी असम्बली ने और सूबाई असम्बली ने पूरा करना है। तो पंजाब में मुझे तो नहीं समझ आ रही कि परवेज़ इलाही जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं वो इस असम्बली को क्यों तहलील करेंगे। लेकिन फिर भी अगर वो पहले तो उन्होंने कहा सोच विचार करेंगे, असल में वो थिंकिंग करते नहीं है, पहले प्लान नहीं करते उनके। आप बताइए ना कि क्या कोई रिजीम चेंज की जो उन्होंने बात की और यू टर्न ले लिया, उसके बाद जितने भी उन्होंने मामलात किए जो वो बार बार कहते रहे कि कोई जो मेरिट पे आना चाहिए आदमी चीफ और हम किसी को ऐसे को नहीं आने देंगे जो मेरिट पे नहीं है। अब 6 जर्नल्स के नाम आए, या तो इमरान खान साहब कह देते कि फलां जर्नल मेरिट पे नहीं है उसको नहीं आना चाहिए। तमाम जनरल मेरिट पे थे, वो पूरे प्रोसेस से आए हैं और अब जब आर्मी चीफ को नॉमिनेट कर दिया गया और बड़े आसानी से और तरीके सब ने मिलजुल के किया, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, गवर्नमेंट भी शामिल है, सदर साहब ने भी साइन कर दिए। तो अब ये नई बात उनकी यही एक ही बात रह गई थी ना कि इलेक्शन वो कहते हैं कि जल्दी करवा। हमने इनको कल भी राना सनाउल्लाह ने कहा, मैं कितने प्रोग्रामों में आपके सामने ये कह चुका हूँ कि आइए बैठिए बात करें। वो सियासी लोग आपस में बात करते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हम तो मुल्क की बेहतरी चाह रहे हैं ना, आप भी इसी मुल्क से आपके मेंबर इलेक्ट होके आए। लेकिन अगर उन्होंने मुल्क के में बुहरान पे बुहरान ही पैदा करना है, उन्होंने यही चाहना है कि हमारे मुल्क की कोई भी कल सीधी ना हो सके उनकी वजह से और लोगों को उसी तरह भी माइल करते रहना है, तो आप फिर उसका तो कई हल है। लेकिन अगर आईनी तौर पर बुहरान पैदा हो जाएगा, क्या पंजाब में भी अगर असम्बली तहलील होती है, मुझे नहीं पता। मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही एक बड़े दानिशमंद सियासी शख्सियत हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन देखते हैं कि क्या हालात है। लेकिन उसके तो कई ऑप्शन है ना। ये भी हो सकता है कि गवर्नर राज की बात हो रही है या फिर कोई नया आईनी बुहरान पैदा हो जाए। लेकिन मैं ये आज भी मशवरा दूंगा इमरान खान साहब से कि सियासी लोग आपस में बातचीत करते हैं, हम बातचीत के बगैर कैसे मसला हल कर सकते हैं।
आप इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन में क्या है, यानी वैसे इलेक्शन होने अक्टूबर में, आज भी अगर असेंबली ये ऐलान किया जाए कि इलेक्शन होंगे तो मार्च से पहले तो इलेक्शन नहीं हो सकते ना, 3 महीने की तो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। तो ये 4-6 महीने का जो गैप है वो आपस में बैठ के क्या मसला उसका हल नहीं हो सकता। ये क्या चाहते हैं, क्या है, क्लियर बात ही नहीं कर रहे इमरान खान साहब। सिर्फ ये चाहते हैं कि बहरान हो और हमारा जो टर्माइल हो रहा है, हमने जो मईशत हमारी जो बहरान पे बहरान आ रहा है, हमने जो पेमेंट्स करनी है, 5 दिसंबर को पहली पेमेंट है उसका, इमरान खान साहब कहते रहे जी 90% डिफॉल्ट के चांस हो गए हैं। हालांकि ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ ऐसा डिफॉल्ट का पाकिस्तान के लिए है तो 10% से ऊपर नहीं। ठीक है, ये दुरुस्त कह रहे हैं कैसर शेख साहब के अब मामला जो है वो बड़ा अहम है कि इलेक्शन अगर मांग रहे हैं इमरान खान तो वो इलेक्शन जो हैं वो सियासी अफरा तफरी से, इसी तरह के इज्तिमात करने से, ठीक है इस तरह के इज्तिमात करना जो है वो हर सियासी जमात का हक है, लेकिन अदम इस्तेहकाम करके, अफरा तफरी करके वो इलेक्शन हासिल कर सकेंगे या पार्लियामान से वो इलेक्शन हासिल कर सकते हैं? कादर मंदूखेल साहब आप फरमाइएगा कि क्या इमरान खान, आपको लग रहा है कि सारे मामलात के बाद इमरान खान के जो ऑप्शंस हैं वो भी महदूद हो गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरा पाकिस्तानी कौम को, भारत को जान टूट गई है। हमें तो पता तक रहता है कि बढ़ के मार रहे हैं, हमें तो पता तक कि 6 दिन के बाद भी नहीं आएगा, लेकिन आवाम को और मईशत को और कारोबारी जो इंडस्ट्री थी उनको तो दाव पे लगाया था उन्होंने। इस वजह से मईशत आगे बढ़ नहीं रही है, इसी वजह से डॉलर जो है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे इश्यूज है, तो कम से कम आज ये सिलसिला तो खत्म हो गया। अब रह गया कि आगे क्या अमल है। ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि 9 महीने बाद इलेक्शन, वरना तो कहते हैं इलेक्शन की डेट से पहले मैं जाऊंगा नहीं है, वो तो सारी चीजें उसकी टूट गई है। अपने नापाक ख्वाब देखे थे पाकिस्तान को 3 टुकड़े करने का, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का, और वो साजिश आपके सामने है। साइफर का जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना था, दुनिया भर में जो पाकिस्तान को रिस्वा करने की कोशिश की, वो साजिश उसकी नाकाम हो गई है। उसके बाद जाके उन्होंने अब ये जो ड्रामा मचाया, अब इस ड्रामे का भी एंड आज हो चुका है। अब रह गई है कि 9 महीने बाद इलेक्शन में मैं जीतूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर यही हालात रही है तो 9 महीने बाद भी इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 232 ये कहता है कि नागुज़ीर हालात में असेंबली का जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो आप मुझे बता दो, तरीका तो ये था कि वो बिल्कुल शरारती बच्चे की तरह तौबा करके वापस असेंबली में आता, शायद इनसे आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मशवरत होती, जो कि आइन में नहीं लिखा हुआ है। शायद इनके साथ इलेक्शन की जो रूल्स है उसमें मशवरत होती, और यकीनन निगरान हुकूमत का तो इनसे मशवरत ही आइन के मुताबिक होती, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है वो निगरान हुकूमत बनाने के इख्तियार है उनके। तो अब एक शख्स असेंबली से निकल गया, तो शेख साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जहां कौमी असेंबली से निकल गए, कौमी असेंबली तो चल रही है, और फिर 2-4 दिन से जो खबरें चल रही है, जो कि मुझे नहीं पता इस बारे से, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब पहुंच गए और पंजाब हुकूमत का तख्ता जो है ना पलटने वाला है। तो मेरा ख्याल है, मैं अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दूं कि ऐसा कोई चीज हमारे सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए तो शायद इस आदमी ने सोचा कि बेइज्जत होकर निकलने से तो बेहतर है कि मैं खुद ही हुकूमत छोड़ दूं। और फिर एक शख्स जब अपनी हुकूमत से अपनी एफआईआर नहीं कटवा सके तो वो कहते हैं क्या जवाब किस मुंह से उस हुकूमत में रहते हैं, तो वैसे अखलाकी तौर पे बहरहाल अखलाकियात का दर्स किसके सामने देना है, ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है। अब सवाल ये कि ये भी अभी मशावरत करेगा, और आप इस मशावरत का देख कि आज इनका अपना चीफ मिनिस्टर सुबह का इनके साथ मौजूद नहीं था, उसका बेटा जो मोनिस इलाही जो ज्यादा बढ़ के मारा था वो भी मौजूद नहीं था। तो आप मुझे बताओ कि आगे जब ये इस्तीफा देंगे तो इनकी आधी असेंबली तो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इनके लोग एमएनए आज भी कौमी असेंबली के वहां पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम है। अगर एक शख्स, अगर एक ग्रुप इस्तीफा देता है तो वो अपनी जो प्रिविलेज है, जो अपनी जो इख्तियारात है या अपनी जो उनके मरात है वो तो वापस करे, वो वापस नहीं किया। लेकिन ये चीज भी वाज़ेह नहीं है कि वो सिर्फ 2 असेंबलियों से वापस आएंगे, 3 या 4 असेंबली से, या आजाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें भी छोड़ेगा, या सेनेट भी अपने लोगों को बाहर निकालेगा। तो मैं आपको बताऊं ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं,
कुछ भी नहीं करेगा। आज फैसला होगा, कल फैसला होगा, इसी तरह ये चीजें करता रहेगा। और इनका ये ख्याल होगा कि 13 अगस्त को जो असेंबली का टेन्योर पूरा हो रहा है और फिर मैं इसी तरह मईशत का बेड़ा गर्क करके साजिशें करता रहूंगा और 13 अगस्त के बाद इलेक्शन होगा और उसमें मैं जीत जाऊंगा। तो ये भी एक सुहाना ख्वाब है जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा होने वाला है। ठीक है सोहेल, ये आपको लगता है कि ऐसे ही उन्होंने एक बात तो छोड़ दी है कि जी मैं असम्बलियों से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन उनको खुद भी पता है कि पंजाब के अंदर ये बात तो चल रही है कि वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद हो सकता है जमा हो जाए, और आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि वहाँ जो है वो कुछ लोग जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे और इतने अरकान असम्बली मौजूद होंगे कि वहाँ पे हुकूमत तब्दील हो जाएगी। इनको कुछ सेंस भी हो रहा है, इनको पता भी चल रहा है कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म हो रही है, और लेकिन ये फिर भी ये ऐसी बात कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं, लेकिन उन वजूहात पे बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि खान साहब की आज तकरीर को हम सब ने सुना गौर से कि शायद काफ़ी दिनों के बाद वो एक फाइनल स्ट्रेटजी के साथ सामने आ रहे हैं। जो उन्होंने एक हकीकी आज़ादी मार्च के नाम के ऊपर एक जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू किया था, जो मुख्तलिफ ज़िलों तहसीलों से होता हुआ रुकता हुआ कई वक्फ़ों के बाद आज उनकी उस सूबे में इख्तिताम पजीर हुआ जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है और सरकारी वसाइल के साथ ये सारा काम मंतकी इंजाम तक पहुँचा। सरकारी कुर्सियाँ भी आज इस्तेमाल हुई वहाँ पर, जिस पर खुद बराजमान थे। लेकिन बड़ा दुख हुआ आज उनके बहुत सी बातें सुनकर, लेकिन एक बात बड़ी तकलीफ दी थी कि खान साहब अब इक़्तिदार के हसूल के लिए इस हद तक जाएंगे कि उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी तादाद में लोग आज इस जलसे में आए हैं तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जलसे में भी इतनी तादाद में लोग नहीं आए थे। तो खान साहब इक़्तिदार के हसूल के लिए आपकी अकल पर कैसा पर्दा पड़ गया? आप 74 साल पहले या 50, 80, 90 साल पहले कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं और किस शख्सियत के साथ अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं, जिनकी शख्सियत, जिनकी सियासत बेदाग, मुल्क व कौम के लिए खिदमात, उनकी वसाइल उन्होंने इस मुल्क व कौम के लिए खर्च किए, उनके ऊपर ये एहसन जमील गुज्जर, उसके बाद फरा गोगी घड़ी तोशाखाने से तहाइफ का उड़ाना और बेशुमार स्कैंडल्स का कभी एक हर्फ नहीं उठा था। तो खुदा के लिए अपने आप को वहां पर कंपेयर भी ना करें, उनसे ऊपर भी मत रखें। दूसरी बात यह है जो आपने जिसकी निशानदेही कही कि उनको खुद भी खतरात लाक हैं। खान साहब ने 2 रोज पहले कहा कि पाकिस्तान में उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक इस्तेहकाम ना आए। उन्हें क्लैरिटी है कि जब तक अदम इस्तेहकाम होगा पाकिस्तान के अंदर तो हालात बेहतर नहीं होंगे, और हर दिन, हर तकरीर, हर अनाउंसमेंट, हर दावा का ऑब्जेक्टिव उनका ये दिखाई देता है कि अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा कायम रहे। आपको याद होगा DGI ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका भी इस बात के ऊपर फोकस था कि हमें बैरूनी ममालिक से, बैरूनी दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना हमें जब अदम इस्तेहकाम से दो चार हों आप। तो खान साहब की सारी कोशिश ये होती कि अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, और उसी सिलसिले की कड़ी है जो आज उनके एक उन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है। वो ये चाहते हैं कि पहले उन्होंने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया, सऊदी वली अहद का दौरा मनसूख करवाया, उस दौरे के बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होने थे पाकिस्तान की मौशियत के ऊपर, बड़ी अनाउंसमेंट होनी थी, आलमी बिरादरी को एक कंफर्ट मिलना था, आलमी सरमायाकारों को एक कंफर्ट मिलना था। लेकिन खान साहब ने बदकिस्मती के साथ अपनी इकदामात से, जैसे चीनी सदर का 2014 में दौरा मनसूख करवाया था, उसी तरीके से आज उन्होंने सऊदी वली अहद का दौरा मनसूख करवाया। अदम इस्तेहकाम रहे, वो यही चाहते हैं। दूसरी बात यह है, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये कभी इक़्तिदार से अलग नहीं होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इक़्तिदार से अलग नहीं होंगे। पंजाब का मामला, इनको अंदाजा भी है कि वहां पर अगर ये कुछ ना भी करें तो जो हुक्मरान इत्तेहाद बैठा है, जो उनकी सियासत का हिस्सा है, वो कभी भी आइंदा इलेक्शन पंजाब का किला फतह किए बगैर नहीं लड़ेंगे। तो एक सियासी कॉन्टेस्ट है, बजाय इसके कि आप वहां पे एफर्ट करें, कंटेस्ट करें, अपने आप को सिक्योर करें, उनका मुकाबला करें। आप पहले से आपने ऐसे ताश का पत्ता फेंके कि अदम इस्तेहकाम से सिस्टम दो चार हो। चौधरी परवेज इलाही साहब गुज़श्ता हफ्ते खानेवाल के अंदर गए, उन्होंने एक बड़े जलसे का एहतमाम किया, तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया, वो बिल्कुल हर लिहाज से कंफर्टेबल होकर काम कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज वो यहाँ पे होते, वो नहीं थे। मोहन इस्लाही साहब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे, उनकी तकरीर घन गिरेज हमें आज भी याद है, लेकिन वो खुद आज नजर कहीं दिखाई नहीं दिए, वो भी यूरोप की सैर के ऊपर है, मुल्क से बाहर है। तो खान साहब का जो सारा महवर है, मत में नजर है, वो है अदम इस्तेहकाम पैदा करना। ना वो इस कौम के साथ उनकी स्ट्रेटजी भलाई का बायस बन रही है, ना उन लोगों के साथ जो आज इनके जलसे में आए हुए थे। ये सबको मुश्किल से मुश्किल तरीन सूरत हाल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, खान साहब की जो तकरीर के अंदर कहा
कि मुझे एहतसाब करने से रोका गया, एहतसाब का दायरा किसी और के मातहत था। खान साहब उस वक्त आप खामोश रहे और आपकी ये बात गलत है कि आप करप्शन, आप कहते हैं कुछ हलकों को बुरी नहीं, उस चीज को बुरा नहीं समझते। खान साहब जिन हलकों की जानिब आप इशारा कर रहे थे, उन्हीं हलकों का उस वक्त का इंटेलिजेंस का चीफ आपके पास रिपोर्ट्स लेकर गया था, पंजाब के अंदर होने वाली करप्शन की पूरी फाइल्स लेके गया था और आप उस पर खफा हो गए। तो ये कैसा दोहरा म्यार है? जब आपको कहा जाता है कि यहां करप्शन हो रही है, आप उस अफसर को ओहदे से हटवाने पे गामजन हो जाते हैं। ठीक, जब आप कुछ नहीं कर पाते मलबा वहां डाल देते हैं। तो तजादात से भरपूर आज का खिताब था और मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश थी। ठीक, ये कैसर शेख साहब, आप इस पर भी सवाल तो उठेगा ना कि आपके यहाँ जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी क्या अहमियत है इमरान खान के जहन में कि जब आप असम्बलियों में जा ही नहीं रहे और आप इलेक्शन भी मांग रहे हैं और फिर आप, यानी कि आप अगर हुकूमत में आएंगे तमाम सूबों में और मरकज़ में तो तभी वो असम्बलियाँ होंगी, बाकी फिर पार्लियामान नहीं होगा, वो निज़ाम नहीं होगा, सिर्फ हुकूमत में रहते हुए निज़ाम होगा। देखिए जावेद इकबाल, ये सीधा सीधी हिपोक्रेसी है खान साहब की। तो हर चीज़ में, कोई भी चीज़ में कोई लॉजिक हो ना। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि एक नई पार्टी आई और बड़े यंगस्टर्स की और कई लोगों की तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान में एक आला इक़्तिदार को तक़वियत मिलेगी। और ये देखिए ना, कुछ सारे तजादात, अभी बात जिक्र किया गया कि खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि हम करप्शन का बाल जो है डी में लेके गए, हम गोल नहीं कर सके। ये उन्होंने कहा कि जी मेरे पास पावर नहीं थी। भाई उस वक्त पावर नहीं थी तो आप उस वक्त उस पर एतराज़ करते और अपने आप को रिजाइन उस वक्त करते। उसके बाद अब ये देखिए ना, जो कुछ तोशा खाना में हुआ, अब बताइए, ये तो कंफर्म बात है ना कि इतने आला किस्म के जो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट ने, सऊदी बादशाह ने जो तोहफे दिए, वो तोहफे आपने 20% लेके उसको बेच दिया। ये पहली बार हुआ पाकिस्तान में। और हमारी तरफ 3.5 साल वो इशारे करके कहते रहे कि ये चोर डाकू हैं हमारी तरफ सारे। अब हम तो करोड़ों रुपए अपनी जेब से दे रहे हैं। मैं अपनी कहूँ, हमारे गवर्नर साहब ने, गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैं ये 4 महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा। मैंने अपनी तरफ से करोड़ों रुपए का ऐलान किया है और मैं चेयरमैन बना हूँ फाइनेंस कमेटी का, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी। तो मैंने कहा जी मैंने कोई गाड़ी नहीं लेनी, मेरे पास अपनी गाड़ियाँ हैं, मैं ड्राइवर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पेट्रोल नहीं चाहिए। मकसद है, और हम लोग हमारी तरफ इशारे करके ये कहते हैं चोर डाकू। और फिर हम ये कहते रहे कि भाई, ये कहते हैं किसके साथ बैठे, चार्टर ऑफ इकानमी हम कहते रहे, मुल्क के मफाद के लिए कहते, हम अपोजिशन में थे। तो हमारा तो कोई मेंबर, ना हमारी किसी पार्टी का, ना पीपल पार्टी का, ना JUI का, कोई एक मेंबर भी हटा नहीं। और इनके हुकूमत में पहली बार ये हुआ कि हुकूमत में इनके अपने मेंबर इनसे हट गए और इनके एलाई भी इनसे हट गए। और जब हुकूमत तब्दील हुई तो इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट पे भी इल्ज़ाम लगा दिए। फिर इन्होंने जो कुछ बातें की अभी आर्मी के बारे में, और उनका जी कि कोई जो है मेरिट पे होना चाहिए आर्मी चीफ। अब 6 जनरल्स में से या तो ये खुद बताते ना कि फलां जनरल मेरिट पे नहीं है, 6 के 6 जनरल बड़ी आला अक़दार से वो मुज़य्यन है। और उनके जो फैसला किया गया वो भी एक यूनानिमस फैसला है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है। और अभी जो आखिरी तकरीर जनरल साहब ने की है, बाजवा साहब ने, उसमें साफ कह दिया कि ये 2018 में जो हुकूमत बनी है उनके तावन से, ये तो एडमिट हो गई बात। अब फिर ये क्या चाह रहे हैं, ये बुरान ही पैदा करना चाह रहे हैं इस वक्त मुल्क की। मैं आपको मईशत का बताऊं, यकीन जानिए कि मईशत की ये बात करते हैं। आप बताइए, शब्बर जैदी साहब इन्हीं के इन्हीं FBR के चेयरमैन रहे ना, FBR, और उन्होंने कह दिया कि क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी फर्गूसन को वो चेयर कर रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे साहब में पाकिस्तान की जो बैलेंस शीट है वो वायबल नहीं है। ये इनके दौर में कहा गया। ये जो कहते हैं ना कि कोई इकानमी को नुकसान, ये इनके दौर की बातें है। उस वक्त क्या था, मैंने पहली तकरीर की, मेरी 25 मिनट की तकरीर है 12 मई को, जब सिर्फ 1 महीना हुआ था हमारी हुकूमत को। तो मैंने ये कहा कि हमारी मईशत जो है वो बहुत बुरान में है और वो हमारा मामला जो है सब मिलजुल के इसको इस वक्त ये काम नहीं है कि इलेक्शन कब हो या जलसे क्या होते रहे। हमें तो चाहिए कि मिलके जो मुश्किल हालात हैं उसमें एक दूसरे का साथ दे के अपने मुल्क को, पहले रियासत को बचाए।
अब खान साहब तो चाह ही नहीं रहे हैं कि टर्माइल हो। ये तो इन्होंने जो जो सूरत हाल बना दी, जो जितने यू टर्न दिए, किसी को कहा, पुलिस को ये कहते हैं कि इनकी FIR वो नहीं कटती, हुकूमत पंजाब तो इनकी अपनी है वो FIR नहीं कट रही, और उससे पहले अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो रिजीम चेंज कर रहे हैं। इतनी बड़ी इकानमी जिसने IMF में बहुत बड़ा शेयर होता है अमेरिका का, जब तक हुकूमत अमेरिका आपकी हुकूमत नहीं चाहेगी IMF में आपको अच्छी किस्म का जो डिस्कशन और उसकी नहीं हो सकेगी ना, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन बेहतर नहीं हो सकेगी। FATF है वो, उसमें भी अमेरिका का बहुत, इस जैसे इकानमी को इल्ज़ाम लगा देना बगैर किसी सबूत के। बार बार CNN इनसे पूछता रहा कि आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कोई सबूत है आपके पास? अब आप मुझे बताइए कि किसी को बख्शा इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ कोई फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें शुरू कर दी। अब तमाम इदारों को, एक तरफ तो ये कहते हैं हमने इदारों को मजबूत करना, मुझे बता दीजिए ना, पार्लियामेंट के इदारे को इन्होंने खराब कर दिया, वहां से निकल के पहली बार हुआ। और अगर ये असम्बलियों में और पार्लियामेंट में फर्ज कीजिए अपोजिशन जो है जो भी आएगी वो आइंदा यही रीच पड़ जाएगी कि वो रिजाइन कर देंगे या असम्बली को चलने नहीं देंगे, या वो कहेंगे कि हमारे बगैर ये हो नहीं सकता। तो कोई भी हुकूमत यहाँ दुनिया में कभी ऐसा हुआ है क्या? इंडिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क में इतनी कंटिन्यूड जमहूरियत है, वहाँ कभी आपने देखा कि असम्बलियों में इस किस्म की बात हुई कि वो उनकी अपोजिशन जो है, उनके यहाँ भी अपोजिशन होती है, तो असम्बलियों से निकल जाए और कह लीजिए हम असम्बली में नहीं। देखिए असम्बली का मकसद यही है एक दूसरे से डिस्कस करके मामलात को हल करना है, और खान साहब ने तो बुरान पैदा कर रहा है। आप कुछ भी कह लें, इनसे हम कहते रहे कि आए बैठ जाए अपोजिशन के वक्त भी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी कर ले। मुल्क इस वक्त, मुझे पता है ना, लोग इससे जो बेइत्मीनानी का हाल है, लोग अपना सरमाया लेके जा रहे हैं बाहर, जो बिजनेसमैन है, और जहाँ बाहर का इन्वेस्टर कोई आ ही नहीं रहा, तो जानबूझ के यही इनका मकसद है। और मैं समझता हूँ कि हमें कोई ना कोई अब सबको मिल के फैसला करना पड़ेगा कि खान साहब तो यके बदीगरे ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिससे टर्माइल जो है और आगे बढ़ता रहे। आज इनके गुब्बारे से हवा निकल गई जब वो लोग ये तो आए थे कि डेट लेनी है इन्होंने इलेक्शन की, और खुद कह रहे हैं नहीं जी हम तो असम्बलियों से रिजाइन कर रहे हैं या वापस जा रहे हैं। तो ये तो कोई जमहूरी सोच नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अपने जो सपोर्टर है, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग इनके साथ, उन्होंने तवक्को की थी कि कोई बेहतर रिवायात जन्म, वो सब मायूस हो चुके हैं। हालात जो ये कहते हैं ना कि बहुत बड़े पॉपुलर है, मैं मानता ही नहीं हूँ। अभी चंडियोट से इनका काफिला गुजरा है हमारे शहर में, तो कोई अलग रास्ते बंद कर दिए इन्होंने सारे, कितने लोग इकट्ठे हुए। तो ये इनको आना चाहिए, या तो ये कहे तो आके कंटेस्ट करें ना, टाइम पे इलेक्शन और कंटेस्ट करें। ठीक है मंदोखेल साहब, ये फिर एक बार फिर जत्थों की सियासत करना चाह रहे हैं कि इसी तरह दबाव डालेंगे और बाहर से ही, यानी सड़कों पे ही दबाव डालेंगे, पार्लियामान के अंदर नहीं आएंगे, जो जहां पे इलेक्ट करके लोगों ने भेजा है, यानी उन्हीं इंतखाबात की तरफ आप फिर जाते हैं जो इंतखाबात करके लोगों ने आपको असेंबली के अंदर भेजा है, तो फिर वही जत्थों की सियासत होगी। इससे तो फिर माहौल और भी खराब होगा। जी, कोई माहौल खराब नहीं होगा। हमने तो पहले ही आपके चैनल, दूसरे चैनल पे कहते आ रहे थे कि एक शख्स 25 मई को 6 दिन कटिए के आए, आज 7 महीने या उससे भी ज्यादा हो गए, ये अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। ये हर वक्त हम कहते थे। जो शख्स श्रीलंका बनने की धमकियां देता था, जो शख्स अपनी नापाक कज़ाइन उनसे पाकिस्तान को 3 टुकड़े के ख्वाब देखता था, जो शख्स IMF की डील को खत्म करने की साजिश की, जिस शख्स ने हमारे सफारती ताल्लुकात दुनिया भर में रिस्वा करने की कोशिश की, जिस शख्स ने हमारे रियासती अदारों के सरबराहों के अपार्टमेंट में खेलने की साजिश की बात की, ये सारे इनके नापाक अज़ाइम आज खाक में मिल गए। अब जो बात ये है कि होगा क्या, आप मुझे बताओ, इससे बड़ी धमकी तो आगे कोई नहीं हो सकती है। सवाल ये है कि मैं कहता हूँ वफाकी हुकूमत की मेहरबानी कि उनको परमिशन दी है, नहीं तो ये तो चाहते 2-4 आंसू गैस लग जाते, 2-4 लोग जख्मी होते और फिर उसी को सियासत चलते। आज आप देख रहे हैं जो लाखों की तादाद में 50 लाख की लोगों की बात कर रहे थे, लॉन्ग मार्च तो था ही नहीं। लॉन्ग मार्च तो पीपल्स पार्टी का था, जहां 10 दिन 10 रात हम सड़कों में टेंट सिटी में रहे। ये कौन सा लॉन्ग मार्च था कि 5 दिन तो वो लाहौर में घूम रहे थे और अभी पिछले 10 दिन से वो पिंडी डिवीजन के अंदर घूम रहे हैं। वो कहते हैं मैंने पिंडी जाना है। सवाल ये है, और
5 बजे इनका ये म्यूजिकल शो शुरू होता है और 7 बजे खत्म होते हैं, घर घर जाओ आराम से सो जाओ। सवाल ये कि ये आखिरी अरबा भी उनका नाकाम हो गया। अब देखना ये कि जहां कौमी असम्बली में 24 MLA ने इनको छोड़ दिए, या हजरत साहब यहाँ वो कितने लोग उनको छोड़ेंगे, और खुद उनका अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनका बेटा मोनस इलाही साहब जो ज्यादा ही जो है ना वो ज्यादा वफादारी दिखा रहा था, आज वो कहाँ थे? आज वो कहाँ थे? उनके साथ क्यों मौजूद नहीं थे? जो शख्स अपनी एक FIR नहीं कटा सका, इनको तो पहले ही जो है ना वो किस मुंह से इस हुकूमत में बैठे हुए अलग होना चाहिए। अब भी वो मशावरत कर रहे हैं। अब मशावरत करते करते ये इलेक्शन तक ये गुजारेंगे, इलेक्शन तक, और इनका ये ख्याल है कि अगर इसी तरह ये ड्रामा करते रहेंगे तो इलेक्शन होगा वक्त पे। मेरा तो मुतालबा है अपनी हुकूमत से, और पिछले 6 महीने से मैं कहता आ रहा हूँ, जब से इनकी ये सियासी अदम से इस्तेकाम और इस तरह मैशत का बेड़ा गर्क करने के प्लान, तो इलेक्शन को 1 साल के लिए आर्टिकल 232 के तहत उनको पोस्टपोन किया जाए, ताकि ये मैशियत अपनी हाल पे आ जाए, सिंध के सैलाब ज़दगान अपने घरों को वापस जाए, बलूचिस्तान की जो अजाब सैलाब से गुजरे वो अपने पाँव पे खड़े हो रहे, और वफाकी हुकूमत को भी थोड़ा सा टाइम मिले ताकि उनको इनकी खिदमत करे। उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये शख्स अगर दोबारा इलेक्शन होगा तो फिर इसी तरह अफरा तफरी होगा। आप मुझे बताओ, क्या इलेक्शन कमीशन में जहां ज़मीनी इंतखाबात में अरबों रुपए खर्च हो गए, क्या मजीद अरबों रुपए खर्च करने के उनके पास ताकत है? क्या आलमी अदारे से हम पैसे मांग मांग के क्या इन तमाशों पे गुजारेंगे, या उन सैलाब ज़दगान की हम मदद करेंगे जो 3-3.5 करोड़ आज भी पानी में, और सर्दी का मौसम अब वक्ता आ रहा है तो वो वहां बेयार मददगार वहां पे पड़े हुए, और हुकूमत जो अपनी सकत के मुताबिक जो उनके साथ मदद कर सकती है वो कर रही है। तो ये इनकी सारी ये बदमाशियां, इनकी ब्लैकमेलिंग, इनके ड्रामाबाजी आज इख्तिताम तक पहुंच गई है। और अब देखना ये है कि ये जो इस्तीफे की बात की, इनके तस्बीह से कितने दाने निकलते हैं। जो आज में लेके तस्बीह घूम रहा था, तो आज तस्बीह का आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में आपको उनके कितने दाने किधर भागेंगे, किस जो है ना वो झोली में वो गिरेंगे, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। और इनका ये सियासी ब्लैकमेलिंग श्रीलंका वाला या तुर्की वाला ये ड्रामा इख्तिताम तक पहुंच गया। ठीक है, ये सोहेल आपके लिए भी काबिल तशवीश बात है कि इमरान खान साहब ने आज, अब देखें, इस मुल्क का 1/4 हिस्सा पानी में डूब गया, और जैसे कि मंदुखेल साहब भी फरमा रहे थे कि हम मुल्कों के पास जा रहे हैं, दुनिया के पास, आलमी बरादरी के पास जा रहे हैं कि आप क्लाइमेट चेंज के इशू को समझें और हमारे साथ खड़े हों। और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक फ़ंड भी कायम किया गया है और उसको स्पेयर हेड किया है पाकिस्तान ने, G77 के ममालिक ने। इतना बड़ा ये फैसला हुआ है कि इन ममालिक के नुकसानात का तखमीना लगा के उनके नुकसानात के लिए फ़ंड कायम किया जाए। लेकिन आपके लिए काबिल तशवीश बात है कि इमरान खान साहब ने आज कुछ सैलाब ज़दगान कोई नहीं, बस उन्होंने एक ही टारगेट रखा हुआ है कि मैं हुकूमत से निकला हुआ हूँ और मुझे इलेक्शंस चाहिए। आप आज की बात करें, वो जब से सैलाब ज़दगान इस मुश्किल सूरत से दो चार हुए, एक मरतबा मजबूरन जब मीडिया ने उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने मजबूरन स्पेशल टेलीविज़न कॉन्फ्रेंसेस करवाई और अरबों रुपए इकट्ठे किए। अब वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की जो कैंपेन के नतीजे में जो रकम जमा हो रही थी उसमें पैसे जमा करवाए थे, कि उनके वो अरबों रुपए क्लेम किए गए थे, जी आज 3 अरब इकट्ठे हो गए, आज 5 अरब इकट्ठे हो गए, वो गए कहाँ पे हैं, किसने खर्च करने, कब खर्च करने। और वहाँ पे इतनी बदतरीन सूरत हाल है बिलखुसूस सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और ना सिर्फ उसको कोई एक हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, दुनिया भर से पाकिस्तान ने मदद की अपील की हुई है। काश खान साहब जितना लंबा सफ़र उन्होंने यहाँ पे किया छोटे छोटे जलसों की शक्ल में, तो वो पैसे जो जमा कर चुके हैं वो भी वहाँ पे जाके खर्च करते, कैंप लगाते और हकीकी मानों में आवाम की को दाद रसी करते। लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दिए, बल्कि हुकूमत ये सरकारी मशीनरी ने भी जो वहाँ पे जाके काम करना तो वो आपको सिक्योरिटी देने में लगे रहे, आपकी प्रोटेक्शन में लगे रहे, सरकारी वसाइल आप पे खर्च होते रहे, तो उनकी किसने मदद करनी थी, किसने उनकी सुननी थी। मामला ये है, खान साहब को बहुत से खदशात लाक हैं जिसकी वजह से वो मुसलसल ऐसे मूव बना रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए ताकि मैं अपनी इनोसेंसी एस्टैब्लिश कर सकूं। आपके इल्म में होना चाहिए 2 रोज़ कब नैब ने, जहाँ पे और मुख्तलिफ मामलात के अंदर तहकीकात का सिलसिला जारी है, तोशा खाना के अंदर एक सज़ा तो सुनाई जा चुकी, दूसरी सेशन कोर्ट में वहाँ पे ट्रायल होना है। नैब रावलपिंडी ने एक बड़े स्कैंडल की जो तहकीकात कर रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी कबीना के खिलाफ, जिसमें बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की जो रकम थी जो गैर कानूनी तरीके से आई, उसको मंजूरी दी गई इनकी कैबिनेट ने।
रिकॉर्ड को सील कर दिया गया और उस रकम के ज़रिए से एक मखसूस ग्रुप की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जो वहाँ पर एक साथ जमा होनी थी वो जमा करवा दी। उसकी तहकीकात शुरू हुई और आज उसी अरसे के दौरान जो इमरान खान साहब की अहलियत थी बुशरा बीबी, उनके साथ एक एग्रीमेंट सामने आया कि उन्होंने उसी बहरी टाउन से 458 कनाल अराजी बतौर डोनेशन ली और वहाँ पर अब्दुल कादिर ट्रस्ट के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम की गई। आज नैब ने उस मामले की भी बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू कर दी हैं और भी बहुत सी सवालात हैं, बहुत सी तहकीकात हैं जिनका उन्होंने जवाब देने। तो खान साहब तसल्ली के साथ मेरे ख्याल में पहले माजी में वो तो चाहते थे कि एहतसाब हो, कहते थे किसी ने एहतसाब नहीं करने दिया। अब तो एहतसाब हो रहा है ना, अब तो कोई रास्ता नहीं रोक रहा। आप आए, पहले अपने आप को पेश करें, एहतसाब के अंदर अपने आप को क्लियर करें, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी करेगी आप फिर मुतालबा भी कीजिएगा। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, होंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने टाइम का, अपने वक्त का हिसाब दीजिए, ना कि इल्ज़ाम तराशियों से और वादा। लेकिन ये इतना उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो एक हिसार बना लिया है, जिस तरह से जाहिर है एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से उनको एक सिक्योरिटी भी है और वो कोई एक नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं है, वो एक गैर मामूली सिक्योरिटी उनको हासिल है। और उसके बाद वो फिर एक शील्ड बना लेते हैं लोगों का कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं, लोग हमारे लिए आ रहे हैं। तो ये भी एक अहम सवाल है कि वो भी एक किस्म का दबाव लाना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये कानूनी फैसले भी ना हो, अगरचे को उनको कानून को फैस करना है। ये जो पीपल्स पार्टी के लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, कैसर अहमद शेख साहब की पार्टी ने बर्दाश्त किया, पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने जेलें भुगती, मियां नवाज शरीफ साहब ने जेलें भुगती, ये सब जेल के अंदर गए, इन्होंने कानून का सामना किया। तो ये सब एक किस्म का आपको लग रहा है कि वो एक दबाव में लाना चाह रहे हैं? डेफिनेटली वो एहसाब के उस अमल से बचना चाहते हैं जिसका हमेशा आज तक प्रचार करते रहे। वो उसके अंदर अपने आप को पेश नहीं करना चाहते, अपने आसपास लोगों को मौजूद, उनको पता है कि चीज़ें इस्टेब्लिश होनी हैं। बहुत से ऐसे मामलात जिनकी तहकीकात मुकम्मल हुई लेकिन मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंची, वो अब पहुंचनी है। इसी तरह उन्हें पता है कि एक हुकूमत जिसको टाइम मिलेगा, जिसको पहले जो माजी के अंदर इनकी बिछाई हुई मुख्तलिफ इकनॉमिक जो मौशी बरूदी सुरंगें थी, उसको जब टेकअप किया गया, महंगाई आई, मुश्किलात आई, अब हुकूमत के इम्तिहान है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी, अपनी विजन से आगे चलना है। तो कहते हैं इनको रोक दिया जाए, आगे ना चले। ये आगे चलेंगे तो यकीनी तौर पर मुल्क आगे चलेगा। मुल्क आगे चलेगा तो आप आए, हेल्दी पॉलिटिक्स के आप अंदर आके आप हिस्सा लें। दूसरा जवेद साहब, मेरा आपसे सवाल है, अवाम के ज़हनों में बड़े सवाल है, लेकिन खान साहब ने बाय डिज़ाइन एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिससे लोग वो सवाल ना कर सकें। आप ये बताएं, कभी पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी किसी एक ऐसी हुकूमत ने जिस सूबे के अंदर आपकी अपनी हुकूमत हो, वहीं से आप कई दिनों तक जलसे जुलूस, हकीकी आज़ादी मार्च आगाज़ वहीं से करें, उसी के अंदर ख़त्म कर दें, करोड़ों अरबों रुपए लग जाएं आपकी सिक्योरिटी को। इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी थी, पंजाब के अंदर थी, KP के अंदर मामला खर्च हो गए, हासिल वसूल क्या हुआ? जब आपने अवाम से आपने ये सवाल पहुंचना था कि आपने तो तारीख लेके आनी थी, आपने हुकूमत को रुखसत करना था, आपने तो इस्लामाबाद पहुंचना था, आपने तो इस्लामाबाद की दहलीज में कदम नहीं रखा। तो ये सारा कुछ जो आपने किया, इसका खमियाजा कौमी खजाने से जितना कुछ भुगता गया, पंजाब हुकूमत के वसाइल हों, वफाकी हुकूमत के मसाइल हों, खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के वसाइल हों, जो आपके सारे अमूर की वजह से खर्च हुए, उनका जवाब आपने देना था। आप उस जवाब देने के बजाय एक नई अनाउंसमेंट करके कि अभी हम मशावरत करेंगे और उसके बाद असम्बलियों से अलग होंगे। तो खान साहब पहले उस एहसाब का सामना करें, अपने आप को सरेंडर करें। जो मशावरत की जो बात की है, इस पर ये अभी भी अवसर मौजूद है कि ऐसा ना हो और ये इस बात से वापस चले जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के मंदिर में मेरी इतलात के मुताबिक भी इनके अपने ऐसे लोग हैं कि वो क्यों हुकूमत छोड़ेंगे? एग्जैक्टली वो नहीं छोड़ेंगे। और पहले भी वो बहुत से लोग कहते रहे कि वो तो कहते हैं कौमी असम्बली से नहीं जाना चाहिए, वो लोग वापस जाना चाहते हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कौमी असम्बली से दिए जाने वाले इस्तीफों को कबूल करने पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम इसको और नहीं करते, उन्होंने जाके वो तस्दीक करवाने को तैयार नहीं है। तो वहां पर भी वो डेफिनेटली जब आप जाएंगे, इसलिए कि जो लोग बराह रास्त जाके अपने हलकों में जवाब देते हैं, खान साहब का तो जिस हलके से चाहते हैं फैन फॉलोइंग की बेस पे, सेलिब्रिटी की बेस के ऊपर इलेक्शन आप विन कर लेते हैं। अब आप आवाम को जाके तो खान साहब ने कभी फेस नहीं किया। आप तो बनी गाला में रहते हैं, एक महल के अंदर आपको एक बेशुमार दोस्तों का एक तमाम इंतजामात उनकी तरफ से होते हैं, आप मूव करते हैं। वो लोग जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं या कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, वो अपने हलकों में जाते हैं, उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को जवाब देना है। लोग उनके गिरेबान पकड़ते हैं, हमारे मसाइल हैं, आपने हमारे मसाइल हल नहीं किए। तो वो समझते हैं कि लोगों के लिए हमने सड़कें कोई बननी है, कोई सीवरेज सिस्टम बनना है, कोई सेहत के मंसूबे होने हैं, कोई तालीम के मंसूबे होने हैं, लोगों को रोजगार मिलना है, कुछ होना है, वो कुछ करें तो इलेक्शन में जाके मुंह दिखा सकेंगे। तो खान साहब तो इन चीज़ों से मावरा हैं,
किसी को वो जवाब दे नहीं है, वो मियाँ वाली का हल्का हो, वो रावलपिंडी का हल्का हो, लाहौर से लड़े, वो किसी अवाम को तो बराह रास्त जवाब दे। ठीक है, लास्ट कमेंट कैसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुख्तसरन बताइए। इनके अपने मेंबर सारे इनसे हट गए, अब जो पार्टियां एलाई पार्टियां थी वो सारी हट गई, अब सिर्फ एक पार्टी रह गई थी इनके साथ, काब लीग, वो भी इनके साथ नहीं रहेगी। इनको ये खान साहब को क्यों समझ नहीं आ रही कि उनकी पार्टी, उनके जो पॉलिटिक्स है उससे तो वो अपने आप से सबको हटा रहे। ठीक हो गया कादर साहब, खान साहब हैं जो कादर मंदुखेल साहब, आपका लास्ट कमेंट, आपका लास्ट कमेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी मौका इस शख्स के लिए कि पाकिस्तान का मईशत का जहां 3.5 साल में उसने बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, आज भी मौका है उसके लिए जहां 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घरों का वादा किया है, आज भी उनके लिए मौका है कि पाकिस्तान को नापाक अज़ाइम से 3 टुकड़े या श्रीलंका बनाने का आइए आवाम की खिदमत पे। फिर मोहतरम ने बिल्कुल सही फरमाया, जहाँ 15 अरब रुपए उन्होंने जमा किया था सैलाब जदगान के लिए, वो कहाँ खर्च हो गया, वो कहाँ खर्च हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कादर मंदुखेल साहब, कैसर शेख साहब और सोहेल भट्टी साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। इमरान खान को चाहिए कि वो, जाहिर है जैसे कादर मंदुखेल साहब कह रहे थे कि सैलाब में जो 1/4 पाकिस्तान है वो डूबा हुआ था और करोड़ों लोग इससे मुतासर हुए थे, उन्होंने उनके लिए टेलीथॉन भी की थी, वो फंड भी इकट्ठे किए थे। उनको चाहिए कि वो आएँ और उसमें मदद करें, बजाय इसके कि आप इलेक्शंस और इन चीज़ों की बातें करते हैं। आपकी 2 सूबों में हुकूमतें हैं, आपके आज़ाद जम्मू कश्मीर में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, कुछ सियासी समझ बूझ के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। ये तो सियासी गुफ्तगू थी। अब हम ज़रा कतर में जारी फ़िफ़ा वर्ल्ड कप 2022 का जिक्र कर लेते हैं। वहाँ पर अपनी पूरी आबोताब के साथ फ़िफ़ा वर्ल्ड कप जारी है। आज भी 4 अहम मैचेस हुए हैं। ट्यूनिस का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, पोलैंड का मुकाबला सऊदी अरब से हुआ है, इंग्लैंड का मुकाबला अमेरिका से हुआ है और फ्रांस का मुकाबला डेनमार्क से हुआ है। बड़े दिलचस्प मैचेस हैं। वर्ल्ड कप इस बार बड़ा मुख्तलिफ है, शुरू से ही इसमें अपसेट्स का सिलसिला भी जारी है। आज जो ट्यूनिस और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया है 1-0 से, 1 गोल किया उन्होंने और ट्यूनिस कोई गोल नहीं कर सका। अलबत्ता पोलैंड और सऊदी अरब का जो मुकाबला हुआ है उसमें सऊदी अरब को शिकस्त हुई है 2-0 से। याद रहे कि सऊदी अरब ने अपने पिछले मैच में अर्जेंटीना को शिकस्त दी थी, एक बहुत बड़ा अपसेट था। इंग्लैंड और अमेरिका का जो मुकाबला है वो 0-0 से बराबर रहा, कोई भी गोल नहीं हो सका। बहरहाल आगे चल के हम देखेंगे कि क्या पोजीशन होती है, लेकिन बहरहाल ये जो वर्ल्ड कप है ये पूरी आबोताब के साथ कतर के अंदर जारी है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।